अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना आगा खान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक खूबसूरत शेर के साथ करती हूँ कि ए मेरे मुल्क तेरी फ़ज़ाओं की खैर, दरियाओं झीलों चश्मों हवाओं की खैर। आज से, आज रात से बल्कि हम तमाम मुल्क, हम तमाम लोग सेलिब्रेशंस का इनेकाद कर रहे हैं। 14 अगस्त तो मनाया ही जाएगा अपनी जिस तरह तकारीब वगैरह होती है, मगर इसके साथ साथ आज एक खास नया जोशो जज्बा देखने में आया है, वो है मार्का हक का। मार्का हक कोई मामूली बात नहीं थी। ऐसा लग रहा है जैसे हम अभी अभी आज़ाद हुए हैं। इसके साथ साथ हम जी खबरों पे भी कड़ी नजर रखनी है। हुकूमत की तरफ से बहुत डिफरेंट किस्म के ऐलानात आते रहते हैं, मगर जी एक बड़ी बात ये सामने आई है कि पीटीआई के दरमियान जो है जब मुज़ाकरात की एक मुहिम चली है, देखते हैं क्या बनता है जी। वजीरे खजाना का ऐलान है कि शरह सूद को जल्दी कम किया जाएगा, बिजली भी सस्ती कर दी जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा ऐलान है, इस पर भी हम बात करेंगे। क्या वाकई अवाम को इस दफा रिलीफ दिया जाएगा? कराची वालों को भी सस्ती बिजली देने का ऐलान है, क्या वाकई कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्का है? इस पे भी बात करेंगे। अच्छा जी, मोहसिन नकवी साहब के बारे में बहुत सारी बातें आ रही थी कि जी उनको वजीर आजम बनाया जाएगा, मगर इसहाक डार साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि जी लोग अफवाहों पे बिल्कुल नजर ना दोहराएं, ना ही इन पर कान धरें। हुकूमत अपना जो है ना टेन्योर पूरा करेगी और उसके बाद जो है देखा जाएगी जी क्या होगा। इसके अलावा जी अदालत की यकीन दहानी करवाने के बावजूद अजीम स्वाति साहब को पेशावर एयरपोर्ट पर रोक दिया गया, इस पे भी बात की जाएगी। पीटीआई पर सख्तियों के बावजूद हुकूमत परेशान क्यों है, बहुत सारे सवाल हैं और इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी मियां अयूब साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और हमारे साथ कॉल लिंक पे है जी मोहम्मद इकराम खान साहब जो जिनका ताल्लुक जेयूआई से है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा मियां अयूब साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है कि ये जो रोमस चल रहे हैं कि जी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए राजी हो गई है या किसी टेबल पे आना पड़ेगा, तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? बहुत शुक्रिया जी। मुज़ाकरात की हुकूमत ने काफ़ी दफ़ा इन्हें पेशकश की है, मगर इन्हें समझ नहीं आ रही कि पेशकश कबूल किसने करनी है। हर बंदा उनका लीडर है, हर बंदा अपने आप को चेयरमैन समझता है और हर बंदा वीटो की पावर रखता है। अगर ये मुज़ाकरात कर लें, यही बात हम पिछले 3-4 साल से इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, अवाम की भलाई चाहते हैं, तो टेबल पे ही बैठना पड़ेगा। जितनी बड़ी बड़ी जंगें भी हो जाएं तो उनका हल आखिर टेबल पे बैठ के ही होता है। तो अब अल्लाह करे अगर इन्हें समझ आ गई है, मुझे तो नहीं लगता ये वो जमा तफरीक वाली बात है, शाम को फिर ये मुकर जाएंगे। तो अगर ये टेबल पे आएंगे तो इनका भी भला होगा और पाकिस्तान का और अवाम का भी भला होगा। तो मुज़ाकरात के रास्ते खुले रखने चाहिए, बंद नहीं करने चाहिए। मियां साहब, आपको क्या लगता है, क्या कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से ये लोग बैठ नहीं रहे, टेबल पे बात नहीं सुन रहे? क्योंकि ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे हमें मुज़ाकरात से ही मसलों का हल निकालना है। देखें जी, ये कोई ना नज़रियाती लोग हैं ना सियासी लोग हैं कि ये अपनी मर्जी के आप मालिक हैं। सुबह को कुछ होते हैं, शाम को कुछ होते हैं, फिर रात को इन्हें जब याद आता है ये हमने क्या कर दिया, फिर सुबह उठ के माफ़ी मांग लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। तो मुल्क कौम की बेहतरी के लिए बहुत सख्त फैसले भी करने पड़ते हैं, कड़वी गोलियां भी खानी पड़ती हैं। तो अगर ये पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं, मुखलस हैं, इन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, सारे हरबे, सारे पत्ते खेल लिए, अब इन्हें चाहिए कि मुल्क कौम के हाल पे रहम करें और सीधे रास्ते पे आ जाए। जी बीबी वडेरी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, जिनका ताल्लुक पीएमएलएन से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद हाजी इकराम साहब, आप मुझे ये बताएं कि आखिरकार हर चीज का सलूशन ऑन टेबल होना है। क्या कहते हैं आपके पीटीआई क्यों नहीं बैठ रही? पहले तो मिस आगा, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे आपके प्रोग्राम में बुला के अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का मौका दिया है। जो भी सियासी कुव्वत है या जो भी इस मुल्क में सियासत करते हैं या सारी दुनिया में जो भी सियासत होता है, उसका एंड जैसे अभी आप खुद का वो होता है डायलॉग और टेबल। तो मुझे ये जैसे आपने अभी कहा कि वो लोग डायलॉग गवर्नमेंट के साथ करना चाहते हैं और डायलॉग पे बैठना चाहते हैं, तो उनको जरूर आना चाहिए, डायलॉग पे बैठना चाहिए।
और क्यों नहीं बैठते, ये सवाल तो पीटीआई से ज्यादा बेहतर बनता है कि आप पीटीआई के किसी नुमाइंदे से करें। बाकी एज अ सियासी वर्कर मैं ये समझता हूं कि हर सियासी मसले का हल मुज़ाकरात में है और उन्हें मुज़ाकरात करनी चाहिए। जी, वजीर खजाना साहब का बड़ा ऐलान है कि शरह सूद में जल्दी कमी हो जाएगी और बिजली भी सस्ती हो जाएगी, क्या कहेंगे इस बारे में? इस तरह के बहुत सारे ऐलानात आते रहते हैं, इस बार क्या लगता है आपको? शरह सूद में पिछले साल से लेके अभी तक कोई 10% कमी हुई है। ये शरह सूद डबल डिजिट से लेके अभी जो है ना, यानी कि 20% से लेके 10% पे तो आ गया है। मगर पाकिस्तान की इंडस्ट्री 10% पे भी नहीं चल सकती। यहाँ पे 10% पे आप सूद लेके उस पे आप बिजनेस और कारोबार नहीं कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट इसको 5, 6, 7% पे ले आएगी तो फिर बिजनेस भी चलेंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी चलेगी। और अगर गवर्नमेंट चलानी है और मुल्क का पहिया चलाना है तो ये एक अहम इक़दाम है जो इनको करना पड़ेगा और बिल्कुल करना चाहिए। जी मियां अयूब साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्या वाकई में ये रिलीफ है अवाम के लिए? देखें जी, बहुत बड़ा रिलीफ है। 24% से 10% पे आ जाना, ये बहुत बड़ा रिलीफ है। और पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं जो हमें विरसे में मिले हैं, कोशिश तो हो रही है कि इससे भी उम्मीद है, आई होप के आइंदा कुछ अरसे में 10% से भी कम आ जाएगा। तो वाकई इंडस्ट्री तो काफ़ी अरसे से बंद पड़ी है, उसे चलना चाहिए। और किसी मुल्कों की तरक्की में इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो पाकिस्तान आस्ता आस्ता अब स्टेबल हो रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मामला सुधर जाए। अच्छा, कराची वालों के लिए एक बड़ा रिलीफ का ऐलान किया जा रहा है कि वहाँ भी बिजली सस्ती किया जाएगी, ये कोई टैक्टिक है या फिर कोई वाकई में इसमें कोई वो चीज़ है कि समझ आने वाली कोई बात है? देखें जी, जैसे पूरी दुनिया में पेट्रोल की, ऑयल की कीमतें सस्ती हुई हैं तो उसका असर पाकिस्तान पे भी पड़ता है। मगर ये जो आईपीज़ हैं या दूसरी बड़ी कंपनीज हैं, इनको भी चाहिए मुल्क कौम के लिए सोचें। हुकूमत को भी चाहिए कि आवाम का रिलीफ दे दें। काफ़ी अरसा हो गया इन्हें अब हुकूमत में आए हुए, तो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए और आवाम की बेहतरी की पॉलिसियाँ बननी चाहिए। जी, इकराम खान साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि कराची में हमेशा कराची के बिजली पे मिसागा में अर्ज करूं कि कराची में ऑलरेडी बाकी पाकिस्तान से बिजली महंगी है और वहां पे गवर्नमेंट ने हमें एक प्राइवेट इदारे के उस पे दे के आवाम को रह मुकरम पे छोड़ दिया है। मुझे नहीं लगता कि कराची में बिजली सस्ती होगी इस टाइम स्पेशली। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इकदाम लग रहा है कि कराची में बिजली सस्ती हो जाएगी। बिजली पूरे पाकिस्तान में आवाम के पहुंच से बाहर निकली हुई है। कल मैं एक खबर पढ़ रहा था कि एक बंदे के पास 40,000 का बिल आया, 30,000 उसकी तनख्वाह थी और उसने खुदकुशी कर ली। तो बिजली वैसी गरीब आवाम के रीच से बाहर है। बिजली को बिल्कुल सस्ता होना चाहिए, मगर फिलहाल उसके कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे। जी सर, शुक्रिया बहुत बहुत। एक ब्रेक पे जाना बहुत जरूरी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है बीबी वडेरी साहिबा ने, जिनका ताल्लुक PMLN से है, और वकार तूर साहब जो के सीनियर कानूनदान हैं। इनसे हम सवाल करते हैं। जी, बहुत सारे रॉमर्स सुनने को मिल रहे हैं। जी, हमने ये सुना है कि जी मोहसिन नकवी साहब जो है ना वजीर आज़म बनेंगे, जबकि इसकी तरदीद भी आ गई है कि जी हुकूमत जो है ना कह रहे हैं, वजीर आज़म इसहाक डार कह रहे हैं कि जी आप रॉमर्स पे ना जाएं। आप क्या कहेंगी बीबी वडेरी साहिबा? शुक्रिया सना, आपने मुझे टाइम दिया। पहले तो सबको आने वाली हमारी 14 अगस्त जो है पाकिस्तान की आज़ादी मुबारक हो। उसके बाद हम ये जो अभी आपने बात की है तो इस पर मैं भी यही कहूँगी कि आपने देखा है कोई ना कोई रूमर्स तो चलते ही रहते हैं, तो हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें पाकिस्तान के पे अपने अपने काम पे और पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो काम हो रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, ये बड़ी बड़ी चीजें आ कैसे जाती हैं? मतलब ये कोई आम बात तो नहीं है। आप देखें, कोई कह देता जी इमरान खान साहब जो है बनीगाला जा रहे हैं, पहुंच गए हैं, कोई कहता फलां ऐसे हो गया, कोई कहता जी शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, कोई कहते जी वजीर आला कोई और आ रहा है। तो ये इस तरह की बातें हैं, ये आपको पता ही है, ये हर दौर में होती रहती हैं। इस पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं खुद कहूँगी बड़ी अच्छी हुकूमत चल रही है। वजीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ पूरे जो मुल्क हैं उनके साथ अटैच हैं, हर जगह जा रहे हैं और अपने पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और हो भी रहा है, ये आपको नजर आ रहा है। नहीं, वो तो आप ठीक कह रही हैं, मगर मैंने एक चीज़ देखी है कि
पीटीआई के लोगों पे इतनी सख्ती के बावजूद फिर भी कहीं ना कहीं जो हुकूमत है ना वो कुछ डरी सी, कुछ मतलब अजीब उसमें उसका शिकार है? क्या वजूहात हैं? सना मेरी बेटी, आपने कैसे कह दिया कि खौफ है? कैसे कह दिया कि पीटीआई के जो लीडर हैं या जो वर्कर उन पे इतनी सख्ती के बावजूद, सख्तियां आपने देखी नहीं? मुशर्रफ दौर में क्या हुआ था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, आपने नहीं देखा था? आप मुझे बताएं भुट्टो के साथ क्या हुआ था? पूरी दुनिया का लीडर था भुट्टो, और इतना दबंग लीडर था, उसके साथ क्या हुआ था? बेनजीर के साथ क्या हुआ था? और मुझे बताएं कि मरियम नवाज शरीफ के साथ कम सख्तियां हुई हैं। उन सख्तियों में मैं भी शामिल हूँ। हमारे घर के ना 14 लोग बगैर किसी वजह के जेल में थे। हमारा सिर्फ कसूर इतना था बेटा कि हम नैब की पेशी थे और हम मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ थे, और हमें पानी तक नहीं देने दिया जा रहा था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जेल में थे, क्या कसूर था मियां साहब का? आप मुझे बताएं। 24 घंटों ना 20 घंटे लाइट बंद रहती थी कोट लखपत जेल की, मैं गवाह हूं। तो ये सख्तियां तो हम अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपके ख्याल में सख्तियां हुकूमत करती है किसी भी दौर में? भुट्टो का दौर लगा लें, मुशर्रफ का दौर लगा लें, बेनजीर का दौर लगाएं, नवाज शरीफ साहब की 3 दफा अदवार ऐसे हुए लगाएं, तो बताएं इमरान खान पे तो कुछ सख्ती नहीं है बेटा। सख्तियां जिन पे हुई हैं उनसे पूछो। नवाज शरीफ साहब कहाँ बंद थे, कैसे बंद थे, पता नहीं था किसी को भी। भुट्टो के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, आप पूछें जाके उनको, उनके खानदानों को जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। ये क्या सख्ती है कि जेल में बैठे हैं इमरान खान साहब और कहते हैं जी देसी मुर्गी खानी तो देसी मुर्गी आ रही है, कहते हैं मुझे एक्सरसाइज के लिए मशीन चाहिए तो मशीन आ रही है। ये सख्तियां नजर आ रही हैं आपको? और जो लीडर है जिसमें ये डॉक्टर यास्मीन है, जिसमें सनम है, जिसमें आलिया फलां टमकान जितनी भी हैं, आप मुझे बताएं कि शहीदों के मुजस्समे नहीं तोड़े गए? आपको नहीं पता? मुझे बताएं बेटा सना, इसमें ये जना हाउस पे आप बताएं अटैक नहीं हुआ था? दिन दिहाड़े अटैक हुआ था, शहीदों के मुजस्समे तोड़े गए थे, उनकी घर की चीजें और उनके ऐसे ऐसे नाजीबा उनके लिए अल्फाज बोले गए थे हमारी पाक फौज के लिए कि बंदा हैरान था। आज मुझे बताएं, आज 14 अगस्त आया है, आप मुझे बताएं कि ये जो मार्का पिछले दिनों जंग हुई है, ये जो बुनियादी महसूस हुई है, उसमें जिस तरह हमारे पाक फौज के जवानों ने, जिस तरह फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर साहब ने, जिस तरह हमारे सारे पाक फौज के जवानों ने अपनी बहादुरी दिखाई है, अपनी इतनी वो बेदर्दी से लड़े हैं, इतनी बहादुरी से लड़े हैं, पूरी दुनिया में उसका कहीं मिसाल नहीं मिलती। और आज हम बड़े ऐसे चौड़े होके चलते हैं। ये पिछले दिनों की बात है बेटा, कोई मुझे माइका लाल आज तक बता दे किसी ने जाके अमेरिका में बैठ के कहा हो कि अगर हम मरेंगे तो आधी दुनिया को लेके मरेंगे। ये बहादुरों की ये बहादुरी के सबूत है, ये पाक फौज के सबूत है। हमारी पाक फौज के खिलाफ मेरा बेटा भी हो, मैं भी हूं, कोई भी हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बीबी साहिबा, अब कुछ आसार नजर आ रहे हैं कि जो पीटीआई है वो टेबल पे बैठने के लिए तैयार है, तो मुज़ाकरात करे, बातों को खत्म किया जाए। बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कहीं मेरा कोई पहले कोई प्रोग्राम शायद आपकी नजर से गुजरा हो, मैं डे फर्स्ट से ये बात कह रही होती है कि ये जो सियासतदान होते हैं इनके दरवाजे हमेशा खुले होने चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए। ये मतलब ये जो ऑपोजिशन है, ये जो हुकूमतें आती जाती रहती हैं, और मैं छोटी सी बात बताती हूँ। मैं क्योंकि एज एक जिम्मेदार घराने से मेरा तल्लक है, मियाँ साहब भी यहाँ बैठे हैं, हमारे कानूनदान साहब भी बैठे हैं, आप बाद में इनसे भी पूछ लेना। अगर गांव में कोई लड़ाई हो जाती है बेटा, अगर कोई कत्ल हो जाते हैं, वो भी दे धड़ल्ले से वो पहले लड़ते हैं, कोर्ट कचहरियों में जाते हैं, आखिर थक हार के टेबल पे बैठ के उनकी सुलह हो जाती है। तो ये तो फिर मुल्क की बात है, ये पाकिस्तान की बेहतरी की बात है। तो हर सूरत टेबल पे बैठना चाहिए और हुकूमत को और बड़ा दिल करना चाहिए, क्योंकि जो बंदा ताकत में होता है, अल्लाह ताला का भी फरमान है जब आपको ताकत मिले तो आप झुक जाओ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब मिलके चलें, मिलके उनको टेबल पे अगर आ रहे हैं उनको वेलकम करें, उनके जायज मुतालबात पूरे करें और उनको साथ लेके चलें। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम सबको इस पे अमल करना चाहिए। जी वकार तूर साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि हर हुकूमत की सख्तियां सही हैं, कैद भी हुए हैं, जेलें भी सही हैं,
मगर इसके बावजूद पीटीआई की जो लोग हैं उन पे सख्तियों के बावजूद हुकूमत फिर भी किसी ना किसी खौफ में मुब्तला है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में को आज़ाद हुए कल हम अपना 14 अगस्त मनाएंगे, आज़ादी की सालगिरह मनाएंगे, लेकिन हुआ ये है कि जमहूरी जो है हमारे रवैये वो पनप नहीं सके। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि वक्त के साथ साथ हम हमारे जो जिन चीज़ों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और जो सारी शख्सी आज़ादियाँ हैं, होता ये है कि जब कोई पार्टी इक़्तिदार में होती है तो उसके मेयार और होते हैं, जब वो अपोजिशन में होती है तो फिर उनकी तवक्कुआत और होती हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि जिस तरह मोहतरमा हमारी बड़ी एमपीए साहिबा ने अभी ये कहा कि सबको मिल बैठ के बैठना चाहिए, लेकिन उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो भी हुकूमत वक्त है उसको लोगों के बुनियादी हकूक़ की हमारे उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके बुनियादी हकूक़ को सलब होने से बचाए। और आखिर में ये सारी सियासी जमातें हैं, आखिर में आफ्टर ऑल पीटीआई भी एक सियासी जमात है, नून लीग भी एक सियासी जमात है, और सियासी जमातों का मैदान जो है वो सियासत हुआ करती है, रवादारी हुआ करती है, बर्दाश्त हुआ करती है, और आखिर में इन्होंने लोगों के पास जाना होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के जिस खौफ की आप बात कर रहे हैं उस वजह से है, ये नेचुरल है कि जब आप जैसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी को स्पेस नहीं मिलती तो फिर अवाम के अंदर उसकी एक जो आप कहें कि अवाम के एक हमदर्दी बढ़ जाती है, और जब हमदर्दी बढ़ जाती है तो जाहिर है हुकूमत वक्त मुश्किल फैसले ले रही होती है, हुकूमत वक्त टैक्स इम्पोज कर रही होती है, तो अल्टीमेटली हुकूमत वक्त जो है वो उसको थोड़ा सा बैकफुट पे जाना पड़ता है क्योंकि हमदर्दी बढ़ रही होती है। तो मेरी नज़र में हमारे सियासी निज़ाम को, हमारी जमहूरियत को अगर आगे जाना है तो हमें वापस अपने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इंश्योर करने की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हम फिर इसी तरह सर्कल्स में घूमते रहेंगे। इसी तरह हर 4 साल बाद, 5 साल बाद कोई एक पार्टी जो है वो मंजूर नज़र होगी और कोई दूसरी पार्टी जो है वो रिसीविंग एंड पे होगी। तो मेरी नज़र में हमारी बका, हमारी जमहूरियत की बका, हमारे मुल्क की बका इसी में है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें। और हमारे यहाँ शायद मुझे ये लगता है कि अगर कोई नज़रिए का इख्तलाफ भी है, कोई राय का इख्तलाफ भी है, तो दोनों साइडों पर जो है वो अब जो है वो लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। और अगर दूसरी तरफ भी ये है कि अगर पीटीआई भी कोई मौक़िफ़ रखती है तो उनके पास सबसे बड़ी ताकत उनकी ज़ुबान है, उनका मौक़िफ़ है, जमहूरी रवैया है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप कानून को अपने हाथ में लें, और ये भी कोई तरीका नहीं है कि आप सियासी कारकुनों के साथ जो है वो मिस हैंडलिंग करें। तो ये मेरा ख्याल है कि अभी हमें शायद वक्त लगेगा जमहूरी रवैये सीखने में। सर, कानून की बालादस्ती तो हर जगह पर हर किसी को उसमें रखना चाहिए, अपनी प्रेफरेंस पे रखना चाहिए, मगर ये किस तरह से कंट्रोल होगी ये चीज़ें? फिर उसमें मेरी गुजारिश ये है कि हमने कई अदवार देखे अभी तक भी, हम जब भी कोई दौर गुजरता है, जब कोई एक पार्टी उसकी बेनिफिशरी होती है उसके पास कई तावीलें होती हैं, दूसरे एंड जो शायद रिसीविंग एंड पे होता है उसके लिए बातें करने के लिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज भी हम इस चीज़ को अगर कम से कम इस चीज़ को इंश्योर कर दें कि देखें जो भी नुमाइंदगी है किसी भी पार्टी की पार्लियामेंट के अंदर, उसको इतनी कम से कम आज़ादी होनी चाहिए कि वो पार्लियामेंट में अपना कैथारसिस कर सके, अपना मौक़िफ़ दे सके। यहाँ पर तो हमने देखा है कि पार्लियामेंट में भी अब पिछले दिनों जिस तरह सूबाई असम्बली में कुछ लोगों की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया गया, तो बज़ाहिर कहीं पर ये तासुर है कि हम शायद उस बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं करते। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्टेड नुमाइंदों को असेंबली में बोलने की इजाजत नहीं होगी तो फिर जाहिर है वो सारा गुस्सा जो है वो सड़कों पर निकलेगा, फिर नक्शे अमन का खतरा होगा। तो मेरी नजर में आखिर में ये कदम भी सियासतदानों को उठाना पड़ेगा कि एक दूसरे की राय को बर्दाश्त करने का दिल पैदा करना होगा। कम से कम असेंबली फ्लोर के ऊपर जिसमें कोई शख्स इलेक्ट होकर आता है, उनकी रुकनीत फारिग करने की बजाय उनको इन्वायरमेंट दिया जाए कि कम से कम इख्तिलाफ राय को सुनने का हौसला होना चाहिए। तो मेरी नज़र में
इन सारे मसाइल का मैं बिल्कुल इस मामले में क्लियर हूं कि आप जिस मर्जी ताकतवर इदारे को भी ज़हन में रखें, लेकिन बहरहाल ये जमहूरियत के असल वारिस सियासतदान है और ये हल भी सियासतदानों ने ही निकालना है, किसी और की तरफ इनको देखने की जरूरत नहीं है। और बहरहाल बर्दाश्त ही सारे मसले का हल है। बिल्कुल सही कहा। मोहम्मद इकराम साहब, आपसे मेरा सवाल है, आप केपीके में मौजूद हैं, यहाँ पर अली अमीन गंडा साहब की हुकूमत है और वहाँ पर आज़म सवाती साहब को पेशावर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, क्या कहेंगे, जबकि अदालत ने भी इजाज़त दे दी थी? मिस आगा, मैं ये कहता हूं कि जो भी जमहूरी मसले हैं उनको जमहूरियत के दायरे में रहते हुए हल करना चाहिए। अगर किसी बंदे ने बाहर जाना है और अदालत ने उसको इजाजत दी हुई है तो उसको किसी भी सूरत में किसी भी इदारे की तरफ से नहीं रोकना चाहिए। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, कोई गुनाह किए है, तो उस कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, मगर सियासी वर्कर्स को और सियासी लीडरान को एज अ सियासतदान लेना चाहिए और उनके साथ जुर्मों वाला सलूक नहीं करना चाहिए, चाहे वो पीटीआई से हो या पीटीआई के दौर में मुस्लिम लीग नून से हो या किसी भी सियासी पार्टी से हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या अपोजिशन में हो। ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मियां अयूब साहब, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह आज़म सवाती साहब को रोक लिया, इसका तो मतलब कानून का कोई वो नहीं रहा, कानून की कोई बालादस्ती नहीं है, कोई नहीं मानेगा कानून को, क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है। मुझे नहीं मालूम कि अगर कोर्ट ने आर्डर दिए हैं तो माशाल्लाह पीटीआई के हर बंदे पे दर्जनों के हिसाब से एफआईआर दर्ज है। ठीक, हो सकता है किसी और एफआईआर में उन्हें रोक लिया गया हो, मगर पीटीआई को भी चाहिए कि अपना थोड़ा सा, आप बार बार कह रही हैं जी ये हो रहा, जुल्म ज्यादती हो रही, उन्हें भी अपना रवैया चेंज करना है। अब 14 अगस्त को उन्होंने एहतजाज रख दिया है, तो क्या फिर ये अपना ये 14 अगस्त 15 अगस्त को इंडिया के साथ मिलकर मनाएंगे? कोई भी अहम इवेंट आता है पाकिस्तान में, कोई गैर मुल्की सरबराह आता है तो ये प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। तो इन्हें अपने रवैयों में तब्दीली की जरूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत में शामिल नहीं है, उनके इत्तेहादी हैं, उनके हम सपोर्टर हैं, मगर हुकूमत ने जो फैसले करने हैं हम उन्हें गाइड जरूर करते हैं, मगर उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। तो हम, जब हमारी लास्ट गवर्नमेंट थी तो एक भी 2008 से 13 तक एक भी पॉलिटिकल, एक भी सियासी कैदी जेल में नहीं था, रिकॉर्ड की बात कर, जो वो हमारा ज़र्फ था, हमारी हुकूमत ही फैसले हम करते थे। मगर हम अब भी मौजूदा हुकूमत को कह रहे हैं और हुकूमत भी माशाल्लाह इन्हें कई दफ़ा कह चुके हैं कि टेबल पे आए। तो ये मैंने जैसे पहले अपना शुरू में कहा कि ये सियासी लोग नहीं, ये चूचू का एक मरबा है, ये रात को कुछ होते हैं, दिन को कुछ होते हैं। अगर ये सियासी लोग होंगे तो इनका लीडर भी बाहर आता और इन मुल्कों के ये मसले भी हल करते। अब देखना, इतना अहम इशू है, पूरा 25 करोड़ अवाम जश्न आज़ादी मना रहे हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इन्हें कौन समझाएगा? जी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इस पे हम बात करेंगे, मगर ब्रेक पे जाना बहुत जरूरी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैक ब्रेक में हमें ज्वाइन किए जी शेख इम्तियाज अहमद साहब में, जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं और एमपी हैं पंजाब असेंबली से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के इम्कानात पैदा हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात पहले भी जो है वो बेसूद गए थे, क्योंकि जब हुकूमत से कोई बात करते थे तो राना सनाउल्लाह का, आपको याद होगा प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि हमसे इतना मांगे जो हमारे इख्तियार में है। हुकूमत तो खुद मानती है कि हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन मेरा ये एक वक्त है कि अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज अगर इकट्ठी हो जाए और स्ट्रगल करें अपनी स्पेस को जो वापस लेने की, तो ये एक बेहतर चीज होगी। लेकिन इसके लिए एक दूसरे के साथ मुखलिस होना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है कि क्या ये अगर हो जाए तो क्या ये इकदाम ठीक होगा? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि इस तरह तो नहीं हो सकता कि ये जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग ये दोनों तरफ के मजे लें, इधर अब तो वो भी करें। मेरा ये जाती ख्याल है कि जो स्पेस लूज की है इन्होंने पिछले 1.5-2 साल से, बिल्कुल ही तबाही फेर ली है पॉलिटिकल वर्कर की भी और अपनी स्पेस की भी, इख्तियारात की भी। वो सब हर बंदे की ये ख्वाहिश है आइन और कानून के मुताबिक जो है वो
फैसले हो और हर अदारा जो है वो अपनी कानून और आइन की रोशनी में और आइन के दायरे में रह के काम करे। तो ये तो हर पॉलिटिकल की ख्वाहिश है, इसमें कोई वो पीछे हट रहे या कर रहे, तो बात सिर्फ ये होती कि इन बेचारों ने जो कुछ कर लिया है, ये इन्हें अपना और मुल्क का भी और हमारा भी बेड़ा है। अच्छा सर, मुझे एक और बात बताएं कि आजम सवाती साहब को पेशावर में रोका गया है अदालत के फैसले के बावजूद, उस पर क्या कहेंगे? देखिए अदालतें तो बेवकूफ हुई है। हमारे कई वर्कर हैं जिनको बिल्कुल इजाजत है ना उनका किसी लिस्ट में ना, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे जहाज जाते हैं उनको रोक दिया जाता है। तो अदालतों का फैसला सबको जो है वो उनकी फैमिली से मुलाकात कराई जाए, उनके वकीलों से मुलाकात कराई जाए। तो अब एक मालदार, एक जेलर और एक आगे जो है वो बिग बॉस, तो यही एक चीज है जिसकी वजह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि अदालतों की आजादी की बहाली, ये सारी चीजें हैं। इसमें सारी चीजें होके अगर बात करते हैं सब भी आ जाते हैं, वो भी आ जाए और मिलकर करें, तो मेरा यही एक अब जो हाल नजर आ रहा है इसके हाल नहीं है। ये अपने साथ भी करें, साथ ये भी इख्तियारात नहीं है, साथ साथ जो है वो उनके साथ भी मिलके हुकूमत भी करते रहे। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया कि एक फाइनल जो आइन की बहाली के सब पार्टी जो है मिलकर जद्दोजहद करें। इसके हक में हूँ, लेकिन इस हक में इस तरह मुज़ाकरात की जाए जनाब वो दोनों तरफ खेल रहे हो और साहब की मुलाकात की बात है और कहें जनाब रात भी कुछ नहीं है। जी बीबी पटेरी साहबा, आपके पास आते हैं। शेख इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि जी आइन की बालादस्ती जो है ना वो जब तक लागू नहीं होगी तब तक कोई भी हुकूमत कामयाब नहीं है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? सना बिल्कुल ठीक है, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। तो आइन की बालादस्ती के लिए हम क्या रोल अदा करते हैं, कोई भी हुकूमत आती है वो क्या रोल अदा करती है, ये ज़रूरी है। अब शेख साहब माशाल्लाह से आपने सवाल कोई पूछा, उन्होंने पहले तो हुकूमत में ये तबाही उतार दी, ये मचा दी, ये फलान कर दिया। जब हम एक दूसरे की हुकूमत को ही बुरा कही जाएंगे तो आइन किसने लाना है बेटा? आइन को किसने एक्सेप्ट करना है? हम लोगों ने, सियासतदानों ने एक्सेप्ट करना है। तो मेरा तो ख्याल है कि आइन की हर सूरत बालादस्ती होनी चाहिए, तभी हुकूमतें चलेंगी, तभी पाकिस्तान में तरक्की आएगी। लेकिन उसके लिए ये है कि आइन क्या कहता है? आइन कहता है कि एक बंदा अपने सीट पे बैठा हो और असेंबली में पूरी दुनिया देख रही है और दूसरा बंदा अपनी सीट से उठ के जाके वहां उसको थप्पड़ मारे और फिर आप कहो कि आइन मैं सही हूँ। तो आइन ये कहता है, फिर आप कहो कि मैं सही हूँ। और दूसरा ये कि अगर उसमें वो डोगर साहब जो है उनसे उन्होंने मैं देख रही थी, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा जी जब कोई गाली देगा या मतलब हमें गाली देगा या हमारे कायद को गाली देगा तो उसको थप्पड़ ही पड़ेंगे। ठीक हो गया। तो ये अगर मैं आपके लिए कोई चीज लागू करती हूँ तो मेरे लिए भी वही चीज लागू होनी चाहिए। पहले मैं उसको एक्सेप्ट करूं, फिर मैं आपके लिए कहूँ। आइन ये नहीं कहता कि आपका जो दिल चाहे करो और दूसरों के लिए आप आइन की बात करो। मुझे बताएं 5 तारीख को यौम कश्मीर था बेटा, तो क्या बताएं कि क्या पाकिस्तान के साथ प्यार मोहब्बत रखने वाला कोई भी पार्टी हो, चाहे नवाज शरीफ की पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो और तहरीक इंसाफ हो, काफ लीग हो, जमात इस्लामी हो, जो भी कोई पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखता है तो क्या वो इस दिन रखेगा कि मैं एहतजाज करूंगा? क्या वो 14 अगस्त को जिस दिन हमारी माएँ बहनें, हमारे खानदानों ने कुर्बानियां दी और हमारी इज्जतों की बेदर्दी से हमारी इज्जतें लूटी गई और हमारे कुछ लोग कहाँ रह गए, कुछ कहाँ रह गए, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी तो पाकिस्तान की आज़ादी हासिल हुई। तो क्या हम इस दिन को हम दिखाएंगे कि हम एक प्रोटेस्ट रख रहे हैं? ये आज़ादी का मतलब है? ये आइन ये कहता है हमारा? आइन ये नहीं कहता। आइन सबके लिए बराबर होना चाहिए। सारी जमातें, अगर आइन की मैं बात करूं आपसे तो मुझे पहले अपने गिरेबान में झांकना है और आइन को देखना है
आइन तो सामने है सबके। अगर हम सब अपने अपनी 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 नजर से हम आइन को देख लें तो ये तो लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। एक दूसरे को हम करी जाते हैं, सवाल जवाब दे जाते हैं, भाषण दे जाते हैं और हम खुद कहते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुल्क के लिए देखें, मैं तो हैरान हूँ, अभी ये हमारे मियाँ साहब ने बात की, मैं इनकी बात ही नहीं कर रही। ये दो, मैं वहाँ असम्बली में भी बात की थी कि हम जो हैं, हमें यहाँ हमारे लीडरों का, हमारे कायदीन का एहतराम हमारे लिए लाजमल मजलूम है, लेकिन हम यहाँ 2-2 लाख 1.5 लाख लोगों के वोटों से आए हैं। हमें चाहिए हम लोगों के फलाह की बात करें, हमें चाहिए हम इलाके के लोगों की जो ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सके वो बात करें, ना कि हम ये कि हम बिलबोर्ड उठा लें कौन बचाएगा पाकिस्तान। कोई एक बंदा पाकिस्तान का मामा नहीं लगता, पाकिस्तान हम सब का है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को बचाएंगे तो पाकिस्तान है। और बचाने की बात यहाँ तक है, पाकिस्तान कलमे के नाम से बना है और हमेशा इंशाअल्लाह ताला कायम रहेगा। जो शेख इम्तियाज साहब और मेरी बात पूरी होने दे बेटा। पाकिस्तान कलमे के नाम से बना और हमेशा कायम रहेगा। पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं ना, वो सोचते ही रह जाएंगे। मैं अपने इस आज के दिन मैं अपने पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए तरफ से एक शेर कहना चाहूंगी। हम सोए नहीं कई रातों से, ए जाने वतन 100 चांद बुझे। हम सोए नहीं कई रातों से, ए जाने वतन 100 चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। हम सब मिलकर इसको पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना हिस्सा डालें। जी शेख इम्तियाज साहब, बीबी वडीरे ने बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा कि 14 अगस्त को जब हम सब सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, हम मना रहे हैं अपनी आज़ादी का दिन, तो आप लोगों ने वहां पर एहतजाज रख दिया है। पहले तो इनको जो आइन की किताब है ना, इसकी हम सब एक किस्म की पैदावार, जैसे हम इलेक्ट होते हैं आइन के मुताबिक इलेक्ट होते हैं, तो अगर फॉर्म 47 पे जो इलेक्शन होता है तो आइन के मुताबिक तो मेरी लड़ाई होगी आपसे। हम इलेक्शन लड़के आए हैं 47 आप लोगों के पास होगा। एक देखिए ये बात गलत है। अच्छा, उनको अपना मौक़िफ़ को बयान करने देना। अपने बात की जी आपको पूरा मौका मिलेगा। आप जी शेख साहब आप बताएं। जब बंदे के पास कुछ ना रहने को ना, तो फिर अगले को बात नहीं करने देता। रही बात 5 अगस्त के प्रोटेस्ट की, तो 5 अगस्त को कश्मीर में और लाहौर में क्या फर्क था? रैली निकाल रहे थे और आइन प्रोटेस्ट करने की, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, उनके शीशे तोड़े गए, उनसे की गई और उनको गिरफ्तार किया। तो ये है इनके जो इन्होंने हाल किया मुल्क का कि जो अच्छा उसके बाद 14 अगस्त की बात करें, ठीक है, इन्होंने तो 5 अगस्त जो है वो लाहौर को ही आजाद कश्मीर कर दिया था। पूरी तरह लग रहा था कि कोई डालने की कोशिश करती, चाहे वो कश्मीर के डालने की कोशिश कर, चाहे वो फलस्तीन के। इन्होंने हर के लिए उसको मारो, गाड़ी तोड़ दो। और दूसरी बात है 14 अगस्त है वो जो जदाद सभी बात पे दरा देती। हम ये कहते हैं हमारे कहना सबने कुर्बानी और सबने कुर्बानी आजादी के लिए, और हमने किताब ले ली, तो ले ली, लेकिन इसमें अब तक आजादी तो है नहीं। आपका मीडिया जो है वो आज गुलाम है। को बोलता तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, लुटा लिया जाता है। ना मीडिया हाल देखते, आज अदालतों का हाल देखते, अदालतें जो है वो कठपुतली बनी हुई है। कोई उनको अपने ताबे गुलाम बना ली गए के जरिए। कोई तो पिलर पॉलिटिकल पार्टी आजाद नहीं, खुद जो हुकूमत में है ये भी पहले आजाद नहीं है। हमारे मुज़ाकरात राना सनाउल्लाह साहब काम नहीं करवा सकते। तो ये एक बंदा जो अपने लीडर से मशवरा करना चाहता है उनसे मुलाकात न करा सकते, ये तो बेचारे मुझे तो खुद तरस आता है कि इनके है कुछ नहीं है, हुकूमत में भी है, ये कर भी कुछ नहीं सकते, ना कोई आईना बना सकते। और डोगर साहब की बात इन्होंने, डोगर साहब अहमदीद को आओ, ठीक है क्या नहीं, कि अगर वो एक लड़ाई हुई है तो आइन के मुताबिक सस्पेंड कर दिया है,
एक कानून में कायदा मौजूद है कर दी। इन्होंने मुझे सस्पेंड किया 25-15 के लिए क्योंकि मैंने कोरम पॉइंट आउट किया है। तो कोरम के बगैर कानून पास आए इन्होंने कोरम के बगैर, और मैं कोरम पूरा स्पीकर साहब कोरम पूरा, और इनके पास कोरम नहीं है तो इन्होंने 15 के लिए मुझे भी सस्पेंड कर दिया। जी शेख साहब, इतना ही कुछ इनके पास ये कुछ है ही नहीं। यकीन करें कि ये खुद काबिल तरस है। जिस तरह जुडिशरी आजाद नहीं है, ये भी आजाद नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टीज भी आजाद है, हुकूमत भी आजाद नहीं है, गुलाम है हुकूमत। आपने देखा नहीं है कि मरी में मीटिंग होती है और वो मीटिंग एक कमरे में होने की बजाय एक बाग में हो रही है कि उनकी कोई रिकॉर्डिंग ना हो रही हो। तो ये हाल है इस गवर्नमेंट का। जी शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास कलील होता है, अभी बातें बहुत सारी करने को हैं, हम इसको दोबारा फिर अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सना को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।